साथियों, आज किसी भी देश में सभी क्षेत्रों में एक समान आर्थिक विकास नहीं हुआ है। कुछ क्षेत्र तो बहुत ज्यादा विकसित हो चुके हैं और कुछ क्षेत्र जो है अभी तक पिछड़े हुए हैं। जैसा आप जानते हो, पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए समय समय पर विस्तृत योजनाएं बनाई गई, जिसके पीछे उद्देश्य था सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो, स्थानीय संसाधनों और प्रतिभागियों का विकास हो, प्रतिभाओं का विकास हो, जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश उन्मुखी बनाया जा सके, अंतर प्रादेशिक व्यापार और उसके पिछड़ेपन को दूर किया जा सके, पिछड़े क्षेत्रों में बाजार व्यवस्था में सुधार हो सके। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रख करके आज हम भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम पर एक कहानी के रूप में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, रुचि लेंगे, जो आपको ज्ञान प्राप्त है उसको पुनः स्मरण करेंगे और आने वाले समय में इस ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में अपना पाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ हम शुरू करते हैं। भरमौर जनजातीय क्षेत्र जो कि हिमाचल के चंबा में है। आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है और ये हिमाचल प्रदेश जो है उसमें चंबा जिला है। यहाँ पर यह 21 नवंबर 1975 में अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र है और ये चंबा की जो दो तहसील हैं, एक है भरमौर और दूसरी है होली, उसमें शामिल होती है। इस क्षेत्र में गद्दी जनजाति समुदाय का आवास है। इस समुदाय की हिमालय क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान है, क्योंकि गद्दी लोग, जैसा आप जानते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं और गद्याली भाषा बोलते हैं। इस क्षेत्र की बात करें तो यह क्षेत्र 32 डिग्री 11 मिनट, यहां पर आप देख रहे हैं 32 डिग्री 11 मिनट से लेकर के यह 32 डिग्री 41 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। और यदि देशांतर की बात करें तो 76 डिग्री 22 मिनट से लेकर के आप देखें तो 76 डिग्री 44 मिनट तक 53 मिनट तक इसका विस्तार फैला हुआ है। यह क्षेत्र 1818 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह समुद्र तल से 1500 से लेकर के 3700 मीटर की औसत ऊंचाई पर है। इस क्षेत्र में बड़े बड़े महाखड्ड हैं, रोहतांग दर्रे हैं। इस क्षेत्र में रावी और उनकी सहायक नदियां बुडिल और टुंडेन बहती हैं। गहरे महाखड्डों का निर्माण करते हुए इस पहाड़ी क्षेत्र को 4 भूखंड, जिनमें होली, खणी, कुक्ति और टुंडहा में इनको बांटा गया है, जो कि आप इसके माध्यम से भी देख सकते हैं। कुक्ति क्षेत्र है, टुंडा क्षेत्र है, खड़ी क्षेत्र है और ये होली क्षेत्र है। इसके बीच में ये रावी नदी बह रही है और साथ में यहाँ पर एक नदी बहती है बुडिल। ये बुडिल जो है वो इसकी सहायक नदी के रूप में है रावी की, और इस क्षेत्र के विकास में इस प्रकार से इन्होंने योगदान दिया है। हम आगे चलकर देखें तो आपको भरमौर जनजातीय क्षेत्र की जो जलवायु है बहुत ही कठोर है। यह पर्यावरण भंगुर है, मतलब पर्यावरण के प्रतिकूल है। यहाँ सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। औसत मासिक तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहता है और जनवरी में यह माइनस में और जुलाई में यह 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। यहाँ पर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो इसकी भरमौर उपमंडल की जो जनसंख्या थी वो 39,113 और 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर
यहाँ पर 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ की जनसंख्या घनत्व रहा। यहाँ हिमाचल प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े इलाकों में से एक है। ऐतिहासिक तौर पर गद्दी जनजाति भौगोलिक और आर्थिक अलगाव लिए हुए है, सामाजिक आर्थिक विकास से वंचित रही है। इसका आर्थिक आधार मुख्य रूप से कृषि और उससे संबद्ध रहा है। यहाँ पर भेड़ और बकरी का पशुपालन के रूप में सर्वाधिक व्यवसाय के रूप में है। 1970 में इसके विकास की बात शुरू हुई थी। 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना में यहाँ विकास शुरू हुआ और ITDP, आप अपनी अपनी कॉपी में बीच में लिख भी सकते हैं, ITDP इंटीग्रेटेड ट्राइब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इस क्षेत्र में विकास योजना का उद्देश्य गद्दियों के जीवन में सुधार करना और भरमौर तथा हिमाचल के अन्य भागों के बीच में विकास के अंतर को कम करना है, क्योंकि विकास का अंतर बहुत ही ज्यादा है। और इस योजना के अंतर्गत परिवहन तथा संचार, कृषि और इससे संबंधित क्रियाओं, सामाजिक सामुदायिक सेवाओं के विकास को सर्वाधिक प्राथमिकताएं दी गई। इस क्षेत्र में जनजातीय समन्वित जो विकास उपयोजना का सबसे महत्वपूर्ण योगदान मिला वो विद्यालयों, जन स्वास्थ्य सुविधाओं, पेयजल, विद्युत के रूप में अवसंरचना का विकास हुआ। परंतु होली और खनिज क्षेत्रों में रावी नदी के साथ साथ नए गांव की अवसंरचना सबसे अधिक लाभान्वित हुए। तुंदा और कुक्ति क्षेत्रों के दूर दराज के गांव अभी भी इस विकास की परिधि से बाहर है। जनजातीय समन्वित विकास योजनाओं के लागू होने से इस क्षेत्र का बहुत ज्यादा विकास हुआ, जिसमें तेजी से जनसंख्या की साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि हुई, जो कि पहले 1.88% थी, वो 2011 में बढ़कर 65% तक पहुंच गई। बाल विवाहों में कमी आ गई, स्त्री साक्षरता दर में भी बढ़ावा हो गया। गद्दियों के परंपरागत जो आर्थिक जीवन था उसमें भी सुधार हुआ। दालों और अन्य नकदी फसलों की खेती में बढ़ोतरी होने लगी। पशुचारण के घटते महत्व को भी हम इसमें आते हैं तो आज कुल पारिवारिक इकाइयों का जो 10वां भाग है वही ऋतु प्रवास में है। लोगों में साक्षरता के कारण कार्य करने की क्षमता प्राथमिक द्वितीयक उद्योगों में भी बढ़ी। यहाँ के लोग पास में कांगड़ा जिले में जाने लगे, मेहनत मजदूरी करके पेट भरने लगे, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठने लगा। और इसी प्रकार इस क्षेत्र पर जब ध्यान दिया गया तो काफी कुछ सुधार हुआ। यदि इससे आप सभी विद्यार्थियों ने हमारे भरमौर जनजातीय क्षेत्र पर कहानी सुनी, मैं इस कहानी के अंत में आपको कुछ चित्र दिखाने जा रहा हूं और साथ ही साथ एक वीडियो भी आपको दिखाया जाएगा और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस इससे संदर्भित आपसे पूछे जाएंगे। सभी विद्यार्थी ध्यान से इन्हें देखेंगे। इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं सीढ़ीदार खेती। सीढ़ीदार खेती यहां आप देख पा रहे हैं कि सीढ़ीदार खेती किस तरीके से वहां पर की जा रही है, किस तरीके से पहाड़ी जो संसाधन है, वहां का जो भूमि संसाधन है उसको उपयोग किया जा रहा है। यदि हम यहां पर देखें तो पारंपरिक विधि द्वारा गेहूं को निकालने का कार्य किया जा रहा है। आज भी वहां पर व्यक्ति इसको पारंपरिक रूप से धान को कूट करके, वहां पर गेहूं की बालियों को कूट करके उनसे गेहूं निकाल रहे हैं। इससे प्रदर्शित होता है कि वे अभी भी पारंपरिक विधियों का उपयोग करते हैं। वहां जो लोग हैं वो प्राथमिक कार्य में संलग्न हैं।
पशुपालन कार्य करते हुए यहाँ के आप आवासीय बस्तियों को देखें तो देखिएगा कि पारंपरिक घर भी हैं, प्राचीन काल के भी हैं, धीरे धीरे उनमें नवीनता भी आती जा रही है, जो कि उनके जीवन स्तर में सुधार की स्थिति को बताती है। अब आप जो आवासीय बस्तियों को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आधुनिकता में किस तरीके के सुधार हो रहे हैं, उनके जीवन स्तर में कितना परिवर्तन आ गया है। यदि ये समन्वित विकास के कार्यक्रम की बात नहीं सोची जाती, समन्वित चारों तरफ से, सब तरफ से ध्यान देकर के कार्य को करना, उनके विकास की बात को सोचना, जो कि इसमें आवासीय बस्तियों में भी झलक रहा है। ये वहां के पारंपरिक जो वस्त्र है उसमें एक महिला है, आज भी वो अपनी परंपरा को नहीं भूले हैं, समय समय पर अपनी परंपरा का निर्माण करते रहते हैं। तो इस तरीके से आपने जो ये फोटोज देखी हैं, इनको बनाने में हमारे 11वीं के एक विद्यार्थी का योगदान रहा है। और साथ ही साथ एक बार इसको पुनः देख लें कि यह क्षेत्र जो कि यहाँ पर रावी नदी और साथ में यहाँ पर बुदिल नदी जो इसकी सहायक नदी के रूप में है, और किस प्रकार से 32 डिग्री 11 मिनट से लेकर के और आपका 32 डिग्री 41 मिनट तक, और यहाँ पर देखें तो 76 डिग्री 22 मिनट से लेकर के लगभग 76 डिग्री 44 मिनट तक 53 मिनट तक इसका विस्तार है। और यह क्षेत्र काफी हद तक विकास कर चुका। मैं अंत में इसमें एक आपको वीडियो भी दिखाना चाहूंगा। देश के पहाड़ गद्दी जनजाति का आशियाना है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ गद्दी जनजाति का आशियाना है। ये बंजारा चरवाहे पूरा साल इस अप्रिय भूप्रदेश में घूमते रहते हैं। सदियों से गद्दी लोग हिमालय की चोटियों की छाया में रहते आए हैं। ये मौसमों के साथ साथ गर्मियों और सर्दियों वाले चरागाहों के बीच चक्कर लगाते रहते हैं। हर साल कोई गद्दी सैकड़ों मील का सफर पैदल तय कर सकता है। उसका साथ देने के लिए होती है सिर्फ उसकी भेड़ और उसके कुत्ते। ये लोग धौलाधार पर्वत श्रृंखला की बेहद ऊंचाई वाले बर्फ से ढके दर्रों पर से गुजरते हैं। गद्दी लोगों की जिंदगी एक दूसरे पर निर्भरता की जिंदगी है। इनका रिश्ता है प्रकृति की शक्तियों और मौसम की गर्मी और चरम सर्दी की अलौकिक ताल के साथ। यहाँ हर पत्थर, धार, ढलान और जलधार पवित्र है। गद्दी लोग अपने प्राकृतिक माहौल का बहुत सम्मान करते हैं। गद्दी लोग और इनके भेड़ों के झुंड ऊंचाई वाली इन पर्यावरण प्रणालियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये चरागाह न सिर्फ इन्हें जिंदा रखते हैं बल्कि ये भी उसकी देख रेख करते रहते हैं। भेड़ों की आवाजाही से जंगल को पनपने का मौका मिलता है। पहाड़ों
पर से चलने के दौरान ये भेड़ें बीजों और पौधों की पत्तियों पर जमा अंडों पर दबाव डालती है। ये खरपतवार और गैर जरूरी पौधों को चर जाती है, जिससे इन बंजर इलाकों में पेड़ों और पौधों की बढ़वार में मदद मिलती है। हृदय सिंह चौहान इन्हीं लोगों में से जो इस अनूठी यात्रा को अंजाम देंगे। वो इन पारंपरिक रास्तों पर चलेंगे अपने 500 पेड़ों और बकरियों के झुंड के साथ। पहाड़ों के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ पिघलने लगी और गर्मी आ पहुंची। ये अपने सफर की शुरुआत कांगड़ा घाटी से करेंगे, जहां ये सर्दियों के दौरान होगी और ये 380 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करके स्पीति घाटी तक जाएंगे। धौलाधार पर्वत श्रृंखला वाला इलाका ग्रेनाइट और चूने वाले पत्थरों से भरा बहुत ही दुर्गम भूप्रदेश है। ज्यादातर लोगों के लिए यह रास्ता खासा मुश्किल होगा, लेकिन गद्दी लोगों को इसे तय करने में जैसे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। मैदानी इलाकों से अल्पाइन इलाकों तक पहुंचने में इन्हें करीब 3 महीने लग जाते हैं। गद्दी चरवाहे आमतौर पर अकेले या जोड़ों में चलते हैं। एक सदस्य आगे आगे चलता है और दूसरा सदस्य रेवड़ के पीछे पीछे चलता है। हृदय सिंह चौहान लगातार चौकन्ने लगे रहते हैं। गिरते पत्थर, अचानक होने वाले हिमस्खलन का संकेत हो सकते हैं, उससे रेवड़ को नुकसान हो सकता है और ये वे यहाँ कई दिनों तक फंसे भी रह सकते हैं। खाना पकाने की और रेवड़ का ख्याल रखने की जिम्मेदारी ये दोनों मिलकर उठाते हैं। कभी कभी मौसम अचानक बदल जाता है। तेज और गरज भरी बारिश रेवड़ पर बरसने लगती है। तब गद्दी लोगों को कोई आश्चर्य भोजन होता है। हृदय सिंह और उनके साथी चरवाहों को प्रकृति के इस तुरंत मिजाज मूड की आदत है। अब धीरे धीरे शाम उदासी आज का अपना सफर अब वो रेवड़ को इकट्ठा करते हैं और रात को यहीं ठहरने का फैसला करते हैं। रात में तापमान बहुत कम हो जाता है। ऐसे में खुद को गर्म रखने और शिकारी जीवों को दूर रखने के लिए इन्हें आग जलानी होती है। गद्दी लोगों की शुरुआत कहां से हुई, ये आज तक भी पता नहीं है। जैसे अपने कांगड़ा से अपने 4-5 ऐसे है जिन्हें संकट के समय बेचा जा सकता है। सबसे प्रिय राम सिंह की नजर में खुली पानी की तरफ है। अक्टूबर नजदीक है और वो अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए कांगड़ा घाटी की तरफ ले जा रहे हैं। बेहद ठंडी हवा, पहले से कम तापमान सर्दियों में चराई के काम को और मुश्किल बना देते हैं। वो नहीं जानते कि ये काम कितने दिन तक चलता रह पाएगा या उनके बाद इसे कोई करेगा या नहीं, क्योंकि उनके बेटे चरवाहे का काम नहीं करना चाहते। उनकी बेटियों की शादियां हो गई हैं और वो दूर चली गई हैं, तो उनके बाद ये सिलसिला खत्म ही हो जाएगा। ऐसे कई लोग अब ये काम नहीं करते। कई लोग खेती की तरफ हो गए हैं। आनंद ये है कि भेड़ बकरियों को चराने का काम अब पिछड़ने लगा है। हमारा बड़ा बुजुर्ग
गाँव में बड़ी 10-15 लगे वाले का गाँव में अब इस चीज़ आगे तो खत्म हो जाएगा। अब मैं से हो जाएगा। मैं था और जो मेरा भाई था वो तो होगी, हमने जीवन में जो दिया हमने संभाल लिया। अब हमारे जो बच्चे हैं वो नहीं हो संभालने आए, क्योंकि पढ़ के चले कई नौकरी पर चले जाएंगे। अगर नौकरी मिली तो अपना बिजनेस कर लेंगे, इस काम को भी संभालेंगे। ये तो हमें ताकि हम 2 साल करें, 4 साल करें, जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे। इसके बाद गद्दी चरवाहों का भविष्य स्पष्ट नहीं है। हालात में बदलाव इतनी तेजी से आ रहे हैं कि शायद गद्दी लोग उनसे तालमेल न बिठा पाए। गद्दी समुदाय के 70% लोग आय के जरिए के रूप में खेती को अपना रहे हैं। अब जब चरवाहे वैकल्पिक रोजी को अपना लेंगे तो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ अपने संरक्षकों को खो देंगे। किसी जीवन शैली का गुम हो जाना एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। आप सबने भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम के बारे में सुना, एक कहानी को सुना, वीडियो देखा, आपने कुछ चित्र देखे और उसके आधार पर हम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। उस जानकारी में मैं सबसे पहले एक प्रश्न पूछता हूँ कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में है? देशराज हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल सही है, आप सभी ने समझ लिया, हिमाचल प्रदेश में है। वेरी गुड, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। यह चंबा जिले के जो 2 तहसील हैं, हरिओम, चंदन, भरमौर और होली। वेरी गुड, वो 2 तहसील कौन कौन सी हैं? भरमौर और होली। वेरी गुड। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा, भरमौर जनजातीय क्षेत्र किन अक्षांशों के बीच में है? कोमल, हाथ खड़ा करिए आपको जिनको आता है। 25 डिग्री 11 से 11 क्या मिनट? वेरी गुड। से 25 डिग्री 41 मिनट, बहुत अच्छा, थोड़ा और अच्छे से याद करिए, बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं देशांतर की बात करूं तो आरती आप बताएं कि यह कितने देशांतरों के बीच में अवस्थित है? 66 डिग्री 22 मिनट से 22 मिनट पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी। वेरी गुड। 66 डिग्री 53 मिनट से दक्षिण दिशा। दक्षिणी में नहीं, पूर्वी देश। वेरी गुड, बहुत अच्छा। भरमौर क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां हैं? संतोषी मावर। रावी, बुदिल। वेरी गुड। क्या रावी की सहायक नदी है बुदिल? ये गहरे महाखड्डों का निर्माण करती है, क्या ये बात सही है? तो आप बताएं सोनू कि किस प्रकार से, कैसे करती है? और कोई वहां पर नदी? हाँ बताएं। ये चट्टानों को जैसे पानी के बहाव के कारण कटाव होता है, और फिर महाखंडों का निर्माण होता है। महाखड्डों का निर्माण होता है, बहुत अच्छा। आप देखिए कि 4 भूखंडों में बांटा गया है। आप ये 4 भूखंड जिनकी मैंने पहले भी बात की है, कौन कौन से 4 भूखंड हैं जिनको इस पहाड़ी प्रदेश में नदियों द्वारा काटा गया है, बनाया गया है? अंजलि। होली, खड़ी, होली, खड़ी, कुक्ति और टुंडा। वेरी गुड। भरमौर में पर्यावरण का ये कह सकते हैं कि पर्यावरण भंगुर है, या भंगुर से मतलब है प्रतिकूल, फ्रेजिल। तो वो कैसे है, कौन बताएगा आप में से? हाँ बताइए। भरमौर
जनजाति की जलवायु कठोर होती है और शरद ऋतु में जमादेने कड़ाके की सर्दी और बर्फ पड़ती है। और यहाँ पर जनवरी में यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है और जुलाई में यहाँ पर 26 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। बहुत अच्छा। आपने इस वीडियो के माध्यम से भी देखा, तो आपने क्या पाया कि वास्तव में वहाँ की जलवायु में वो किस तरीके से बस रहे हैं? क्या वास्तव में वो उनके प्रतिकूल है या अनुकूल है? आप बताएं, अपना विचार व्यक्त करें। प्रतिकूल है। पूर्ति आप बताएं, बैठिए, शाबाश। कि प्रतिकूल है तो कैसे वो उसमें एडजस्ट हो पा रहे हैं? थोड़ा जोर से बोले। क्योंकि वो वहाँ के मौसम के अनुसार डले हुए हैं। वहाँ के मौसम के अनुसार, वहाँ की जलवायु के अनुसार डले हुए हैं। और क्या उन्होंने जो बात बताई कि भविष्य में पशुपालन उनके बच्चे करेंगे, नहीं करेंगे? देशराज, उन्होंने बताया कि भविष्य में जो उनके बच्चे हैं वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, शिक्षा की तरफ, और ऐसे कामों में बहुत कम ध्यान देते हैं। तो क्या इस क्षेत्र में विकास हो रहा है? विकास हो रहा है, लेकिन आगे के बारे में हम नहीं बता सकते कि इतना ही होगा या कम ज़्यादा होगा। अच्छा, अभी तक आपको इतना कि एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उससे इतना विकास हो रहा है। वहाँ पर विकास के क्षेत्र में बात करें तो जनजातीय समन्वित विकास के क्षेत्र में आप निशा बताएंगी कि कौन कौन से विकास होते हैं? बात नहीं, सड़क, पेयजल सुविधाएं वगैरह, सड़क है, पेयजल सुविधाएं और शिक्षा स्वास्थ्य स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया गया है। वेरी गुड, बाल बराबर होते रहे। बहुत अच्छा। वहाँ पर बाल विवाह में कमी आई है। हाँ पूजा, आप बताएं कि और क्या क्या परिवर्तन हुए? स्थानीय कृषि से वो कृषि से नकदी कृषि करने लगे और व्यापारिक कृषि करने लगे हैं। वेरी गुड। और कुछ? हाँ, संचार सुविधाओं का विकास हुआ है। और लिंगानुपात में सुधार हुआ है। लिंगानुपात में क्या हो गया? वहाँ पर सुधार हो गया। इस योजना से क्या साक्षरता दर में वृद्धि हुई है? रजनी चौधरी। इसमें साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, क्योंकि 1971 में साक्षरता दर थी 1.88 थी, इसके बाद 2001 में ये 2.8 तो हम ये कहें, आपने बहुत अच्छा बताया कि साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, महिलाओं की साक्षरता दर में बहुत भारी वृद्धि हुई है, जो ये दिखाती है कि इस क्षेत्र में जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनसे विकास हुआ है। तो आज जो आपने इसको पढ़ा, इसके आधार पर एक अंतिम प्रश्न होगा कि भरमौर में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना लागू होने से क्या सामाजिक लाभ हुए हैं? तो आप में से कौन बताएगा? काजल, अंजलि, सामाजिक लाभ कौन बताएगा आप में से? राकेश, अभी जो आपने बात बताई थी, हाँ बताएं। यहाँ पर सड़क परिवहन सुविधाओं का, मतलब सड़क परिवहन का विकास हुआ है और वहाँ की जनजाति तक विद्युत पहुँच पाई है। विद्यालयों का निर्माण हुआ है, जिससे वहाँ के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य की अधिक सुविधाएं मिल पा रही है। और कई अन्य उनके जीवन को उच्च स्तर तक बनाने के लिए कई सुविधाएं प्रदान की जा रही है। बहुत अच्छा। आपका क्या देशराज, आप इसमें और कुछ ऐड करना चाहेंगे? और कोई विद्यार्थी? चलिए, तो कुल मिलाकर के इस योजना में समन्वित एकीकृत विकास हुआ है और वो विकास हमारे को कई क्षेत्रों में देखने को मिला है। तो आज का आपने अपना मूल्य समय दिया, ध्यान से सुना, समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।